हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। आज का एक क्लास म्यूजिक का महा मैराथन क्लास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में करने वाले म्यूजिक यानी कि संगीत के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। इससे पिछले वीडियो में भी आप लोगों को म्यूजिक के 200 प्रश्न बताए थे, और आज के इस वीडियो में भी हम लोग म्यूजिक के 200 प्रश्नों को करेंगे, और उन्हीं सभी प्रश्नों को करेंगे जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 201 नंबर क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि धमार गायकी में किस ताल का प्रयोग होता है। धमार गायकी जो होता है उसमें किस ताल का प्रयोग होता है, तो धमार गायकी में धमार ताल का ही प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग भैरव में कोमल स्वर प्रयुक्त होते हैं, तो रे एव धव में राग भैरव में कोमल स्वर प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चार ताल में कितनी खाली होती है। चार ताल जो होता है उसमें कितनी खाली होती है, तो चार ताल में 2 ही खाली होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राग केदार का ठाट क्या है। राग केदार जो है किस ठाट का राग है, तो राग केदार जो है कल्याण ठाट का राग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, राग केदार जो है कल्याण ठाट का राग है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग भैरव का संवादी स्वर क्या है। राग भैरव जो है इसका संवादी स्वर र होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राग भैरव का संवादी स्वर जो है वो क्या है, तो र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग देश का वादी स्वर क्या होता है, तो राग देश का वादी स्वर होता है रे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं। जिस समय म्यूजिक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताएं तो उसमें आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं कि स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं, तो अवरोह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वरों के उतरते क्रम को हम लोग अवरोह कहते हैं। म्यूजिक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग को ऑलरेडी करवा चुके हैं। आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे अभी तक, तो चैनल के जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग चाहे तो देख सकते हैं म्यूजिक के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट होते हैं, तो हिंदुस्तानी संगीत में 10 ठाट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कल के वीडियो में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, एक क्वेश्चन में आप लोगों को बता देते हिंदुस्तानी संगीत में 12 ठाट होते हैं, वो गलत है। हिंदुस्तानी संगीत में 10 ही ठाट होते हैं, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते हैं। ये भी आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। उस्ताद अब्दुल करीम खां जो है किराना घराने से आते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है कि धमार गायकी में किस ताल का प्रयोग होता है, तो धमार गायकी में धमार ताल का ही प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग के लिए पीडीएफ भी तैयार कर दिया ऑलरेडी, कई सारे बच्चे पीडीएफ को ले चुके हैं। आप लोग भी चाहें तो पीडीएफ को ले सकते हैं। पीडीएफ का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये। 25 रुपये आप पूछिएगा क्यों है, तो इसलिए क्योंकि इस 25 रुपये से आप लोग क्या कर सकते हैं, सभी बच्चे पीडीएफ ले सकते हैं। लेकिन इस पीडीएफ का प्राइस अगर हम लोग ज़्यादा रख देते, 100 रुपया रहता है, 200 रुपया रहता है, तो आप लोगों में से कुछ ही बच्चे ले सकते, बहुत सारे बच्चे नहीं ले सकते। इसलिए 25 रुपये है, इसलिए अभी तक बहुत सारे बच्चे जो है ऑलरेडी इस पीडीएफ को ले चुके हैं। आप लोग भी चाहें तो इस पीडीएफ को ले सकते हैं। आप पूछिएगा इस पीडीएफ को लेना किस तरह से, तो इसलिए देख सकते हैं ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ये नंबर डालिएगा, उसमें नाम आ जाएगा गौतम कुमार, उसमें आप लोगों को 25 रुपये भेज देना है, समझ गए। और उसका जो स्क्रीनशॉट होगा वो लेकर के इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आप लोगों को भेज देना है, और आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, समझ गए ना। और अपना सब्जेक्ट भी बता दीजिएगा और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब पूछिएगा कि पीडीएफ में रहेगा क्या क्या, तो पीडीएफ में आपको सब कुछ रहेगा। क्या क्या रहेगा, जैसे कि तो देख सकते हैं आपका जो भी 10 सब्जेक्ट हो, जैसे कि आर्ट्स में 10 सब्जेक्ट होता है, और इसी 10 में से आपका 5 सब्जेक्ट होगा। आपका कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे आपका हिंदी हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स। आपका 10 जो सब्जेक्ट है, इसी 10 में से आपका कोई 5 सब्जेक्ट होगा। ये पांचों सब्जेक्ट का आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं, और सिर्फ 25 रुपये में। अब इसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा। ऑब्जेक्टिव मिलेगा और सब्जेक्टिव मिलेगा। जैसे आप लोग म्यूजिक का लेते हैं पीडीएफ, तो उसमें क्या क्या मिलेगा, ये नहीं कि सिर्फ म्यूजिक का मिलेगा, इसके अलावा 4 और सब्जेक्ट का मिलेगा। लेकिन म्यूजिक का अगर आप लोग लेते हैं तो उसमें क्या क्या मिलेगा, तो म्यूजिक में आपको 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है वो ऐड कर दिए। सेम इसी तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में भी, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी आप लोगों को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कि इसमें आपको 75 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 99% जो क्वेश्चन है ना वो इसी पीडीएफ से रहेंगे। 99% जो क्वेश्चन रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में वो इसी पीडीएफ से लेंगे। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, इसीलिए बहुत सारे बच्चे ले सके, इसीलिए इस पीडीएफ का दाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये रखे, समझ ना। अगर 100-200 रहते तो उतने सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए इस पीडीएफ का दाम सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये। बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले चुके हैं, आप लोग भी चाहें तो ले सकते हैं। चाहे अगर आप लोग जैसे म्यूजिक का लेते हैं और साथ में आपका जो भी 4 सब्जेक्ट होगा वो बता दीजिएगा, वो भी ले सकते हैं। अगर आप लोग का जैसे हिस्ट्री हो, हिस्ट्री में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, जैसे हिस्ट्री में 15 चैप्टर है, पहला चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दूसरा चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस तरह से चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐड कर दिया। यानी 15 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस सबको ऐड कर दिया। टोटल ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको हिस्ट्री में 650। लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होंगे वो मिलेंगे आपको 100 हिस्ट्री में, समझ गए ना। सेम इसी तरह से आप लोग को पॉलिटिकल साइंस अगर लेते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में आप लोग को 500 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा चैप्टर वाइज। यानी कि पहला चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
उस सबको ऐड कर देते हैं, फिर दूसरा चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट है वो ऐड कर देते हैं। इस तरह से आपका क्या होता है, पहला चैप्टर खत्म हो जाता है, फिर दूसरा चैप्टर खत्म हो जाता है। और आप लोग इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट को, अगर आप जो पीडीएफ पढ़ ही लीजिएगा तो 99% क्वेश्चन जो आपके एग्जाम आएंगे वो इसी पीडीएफ से रहेंगे, समझ गए। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले चुके हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती है। कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, तो कहरवा ताल में 8 मात्राएं होती है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, तो एक ताल में 12 मात्राएं होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि राग भैरव का वादी स्वर क्या है। राग भैरव जो है इसका वादी स्वर ध होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है, तो ध होता है। अगला क्वेश्चन है संगीत में वर्ण कितने होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो संगीत में वर्ण जो होते हैं वो 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद बड़े गुलाम अली खां किस विधा के गायक थे। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जो थे वो किस विधा के गायक थे, किस विधा के गायक थे, तो ख्याल एवं ठुमरी विधा के गायक थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तान कितने प्रकार के होते हैं, तो तान जो होते हैं वो 2 ही प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राग देश किस ठाट का राग है। राग देश जो है किस ठाट का राग है, तो राग देश जो है खमाज ठाट का राग है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग हमीर किस ठाट के अंतर्गत आता है, तो राग हमीर जो है किस ठाट के अंतर्गत आता है, तो कल्याण ठाट के अंतर्गत आता है राग हमीर, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ख्याल गायन में किस प्रकार के तालवाद्य का प्रयोग होता है। ख्याल गायन में किस प्रकार के तालवाद्य का प्रयोग किया जाता है, तो ख्याल गायन में तबला का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ताल लिपि में चिन्ह ओ से क्या सूचित किया जाता है। ताल लिपि में जो चिन्ह ओ होता है उससे क्या सूचित किया जाता है, तो उससे सूचित किया जाता है खाली को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग भैरव किस ठाट से उत्पन्न होता है, तो राग भैरव जो होता है ये भैरव ठाट से उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका सिंपल आंसर होगा राग भैरव और भैरव ठाट से उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है, तो राग भैरव का वादी स्वर धैवत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राग भैरव जो होता है उसका वादी स्वर जो होता है वो धैवत होता है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ताल का खाली होता है, तो 3 ताल में खाली कितना होता है, तो 9 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 ताल का खाली कितना होता है, तो 9 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि औंडव जाति में कितने स्वर व्यवहार करते हैं या फिर होते हैं, तो औंडव जाति में 5 स्वर जो होते हैं व्यवहार करते हैं या फिर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ताल कहड़वा का प्रयोग होता है, तो ताल कहड़वा का प्रयोग जो है वो सुगम संगीत में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ताल कहड़वा जो होता है उसका प्रयोग जो होता है वो सुगम संगीत में होता है, सुगम संगीत में। अगला क्वेश्चन है रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो रूपक ताल जो होता है उसमें 7 मात्राएं होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रूपक ताल में 7 मात्राएं होती है। अगला क्वेश्चन है राग भैरव का गाने का समय क्या है या फिर गायन समय क्या है, तो राग भैरव जो है उसको गाया जाता है प्रातः काल में, यानी कि सुबह सुबह राग भैरव का गाने का समय है। अगला क्वेश्चन है ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है, ध्रुपद जो होता है उसमें चौताल का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्रुपद जो होता है उसमें चौताल का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राग भीम पलासी का संवादी स्वर क्या है, तो राग भीम पलासी का संवादी स्वर जो षांडज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंडित राम चतुर मलिक एक डैश गायक थे, यानी कि पंडित राम चतुर मलिक जो थे वो क्या गायक थे, तो ध्रुपद गायक थे पंडित राम चतुर मलिक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंडित राम चतुर मलिक जो थे वो एक ध्रुपद गायक थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां डैश वादक थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे वो शहनाई वादक थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर आप लोग म्यूजिक का पीडीएफ ले लीजिएगा तो म्यूजिक में जो 500 क्वेश्चन है, अगर आप लोग 500 क्वेश्चन को कर लेते हैं, जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना उसमें से 99% जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी 500 से रहेंगे। वो वैसे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन कितना रहेगा, तो 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। बनाना कितना है, तो सिर्फ और सिर्फ मतलब 70 में से चूज करके आप लोगों को कोई भी 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं जो 500 बता रहे हैं, तो आप लोग से उसमें उसी में से जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो 35 आपको बनाना रहेगा वो उसी में से आएंगे। अगर आप लोग किसी और बोर्ड से बच्चे होंगे, बोर्ड के जैसे आप लोग बिहार बोर्ड के अलावा किसी और बोर्ड के बच्चे होंगे और आप लोग भी म्यूजिक का लेना चाहते हैं या फिर आप लोग हिंदी इंग्लिश का छोड़ करके किसी सब्जेक्ट का पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप लोग भी ले सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का भी सिलेबस सेम ही रहता है, समझ गए ना। आप लोग भी उसका ले सकते हैं, जैसे आपको म्यूजिक का लेना हो या फिर आप लोग को हिंदी के अलावा आप लोग हिंदी इंग्लिश को छोड़ के हिस्ट्री का लेना हो, पॉलिटिकल साइंस को लेना हो, ज्योग्राफी का लेना हो, इकोनॉमिक्स का लेना हो, तो किसी और बोर्ड के भी बच्चे होंगे आप लोग, तो आप लोग भी ले सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार किसके लिए जाने जाते हैं, तो पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार जो है वो संगीत प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार जो है संगीत प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं। और म्यूजिक का जो सिलेबस होता है वो हर एक बोर्ड का सेम ही होता है। म्यूजिक का तो सबसे ज़्यादा होता है कि सबका सेम ही रहता है, उसमें कुछ भी अलग रहता ही नहीं है।
बस क्वेश्चन पूछने जाने का पैटर्न अलग रहता है। जैसे अगर बिहार बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो किसी और बोर्ड में वही क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाता होगा, इस तरह से आता है। किसी और बोर्ड में 1 नंबर में पूछा जाता है। बस क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज रहता है हर एक बोर्ड में, नहीं तो सिलेबस सबका सेम रहता है, हिंदी इंग्लिश को छोड़ करके, समझ गए ना। तो सभी सब्जेक्ट का जो सिलेबस रहता है सभी बोर्ड का वो सेम ही रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि ठाट कितने प्रकार के होते हैं, तो ठाट जो होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम में लगते हैं, किस राग में दोनों मध्यम में लगते हैं, तो केदार राग में दोनों मध्यम में लगते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पंडित पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य बजाते थे, पंडित पन्नालाल घोष जो थे वो बांसुरी वादन करते थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पंडित पन्नालाल घोष जो थे वो बांसुरी वादक करते थे, बांसुरी वादन करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संपूर्ण जाति में कितने स्वरों का प्रयोग होता है, संपूर्ण जाति में टोटल 7 स्वरों का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ताल लिपि में चिन्ह ओ जो होता है वो क्या सूचित करता है, तो ताल लिपि में चिन्ह ओ जो होता है वो खाली को सूचित करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग देश किस ठाट से उत्पन्न होता है, तो राग देश जो होता है ये उत्पन्न होता है खमाज ठाट से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खमाज ठाट से उत्पन्न होता है राग देश। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 4 ताल में कितनी खाली का प्रयोग होता है, 4 ताल में 2 खाली का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 ताल जो होता है उसमें 2 खाली का ही प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है, तो ध्रुपद में चौताल बजता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्रुपद में चौताल बजता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि किस राग में गौ नी कोमल और बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं, किस राग में ना गौ और नी जो होते हैं वो कोमल लगते हैं और बाकी जो होते हैं वो शुद्ध स्वर लगते हैं, तो काफी राग में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि पंडित भीमसेन जोशी हैं, तो पंडित भीमसेन जोशी क्या है, तो पंडित भीमसेन जोशी जो है गायक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्तक कितने होते हैं, सप्तक जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो सप्तक जो होते हैं वो 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सप्तक कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3 ताल का खाली है, 3 ताल का खाली कितना होता है, तो 3 ताल में खाली जो होता है वो 9 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है, तो ध्रुपद जो होता है उसमें चौताल का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्रुपद में चौताल का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है, तो ख्याल जो होता है उसमें 3 ताल का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकबर के दरबार में नवरत्नों में से इनमें से कौन एक थे, तो आप लोगों को इसका आंसर पता ही होगा, तानसेन, या जिनका कि नाम जो मेन नाम था उनका नाम था तन्ना मिश्र, ये जो थे अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। और तानसेन का अन्य नाम क्या था, तो तन्ना मिश्र था। अगला क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था, तो पश्चिम बंगाल में हुआ था रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने संगीत को क्या दिया, तो स्वर लिपि पद्धति दिया था पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार ने और पंडित विष्णु नारायण ने, याद रखिएगा। पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जो थे इन्होंने दोनों ने मिल करके संगीत को स्वर लिपि पद्धति दी थी, क्या दी थी, तो स्वर लिपि पद्धति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गंधर्व महाविद्यालय कहाँ पे है, तो गंधर्व महाविद्यालय जो है पाकिस्तान के लाहौर में वर्तमान समय में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लय कितने प्रकार का होता है, तो लय जो होता है ये 3 प्रकार का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, लय 3 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संगीत में समय नापने को क्या कहते हैं, तो संगीत में समय नापने को मात्रा कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे सब्जेक्टिव में पूछा सकता है कि मात्रा ताल किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा मात्रा संगीत में समय नापने के समय को कहते हैं, ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा मात्रा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्राओं के अलग अलग संचयन को क्या कहते हैं, मात्राओं के अलग अलग संचयन को ताल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। या कब बोले थे ना कि मात्रा किसे कहते हैं और ताल किसे कहते हैं, दोनों को याद रखिएगा। संगीत में समय नापने को क्या कहते हैं, तो मात्रा कहते हैं, और मात्राओं के अलग अलग संचयन को हम लोग क्या कहते हैं, तो ताल कहते हैं, दोनों को याद रखिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है जिस मात्रा में कोई ताल आरंभ हो यानी कि शुरू हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सम ताल कहते हैं। जिस मात्रा में कोई ताल आरंभ हो उसे हम क्या कहते हैं, तो सम कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि पद रचनाओं के स्वस्वर गायन को कहते हैं, पद रचनाओं के स्वस्वर गायन को गीत कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पद रचनाओं के स्वस्वर गायन को हम लोग गीत कहते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीत कितने प्रकार के हैं, गीत जो है कितने प्रकार के हैं, तो गीत जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय मार्ग किसका भेद है, प्रिय मार्ग जो है किसका भेद है, तो ये गीत का भेद है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धमार क्या है, धमार जो है वो क्या होता है, तो धमार गायन शैली है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धमार क्या है, धमार एक गायन शैली है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, धमार किस काल की देन है? धमार जो है किस काल की देन है? प्राचीन काल की, मध्यकाल की या आधुनिक काल की? तो धमार जो है ये मध्यकाल की देन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेडिवल हिस्ट्री की देन है धमार। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुपद आज क्या कहलाता है? ध्रुपद जो है ये आज क्या कहलाता है? ध्रुपद आज जो है वो ध्रुपद ही कहलाता है, सेम वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन थे? तो भरत मुनि जो थे वो ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक थे, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, भरत मुनि जो थे वह ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, राग भैरव का वादी स्वर क्या है? राग भैरव जो उसका वादी स्वर होता है धैवत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राग भैरव का वादी स्वर धैवत होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3 ताल का खाली होता है? तो 3 ताल का खाली 9 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, पंडित रामचतुर मलिक एक डैश गायक थे, यानी कि पंडित रामचतुर मलिक जो थे एक ध्रुपद गायक थे, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल कहरवा का प्रयोग होता है? तो ताल कहरवा का प्रयोग जो है वो सुगम संगीत में होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुगम संगीत में ताल कहरवा का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो रूपक ताल में 7 मात्राएं होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग भैरव का गाने का समय क्या है? तो राग भैरव का गाने का समय जो है प्रातः काल का है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। देखिए 1-2 क्वेश्चन जो है दोबारा आ रहा है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, वैसे भी आप लोग का रिवीजन होते चला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है? तो ध्रुपद में चौ ताल का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन आ रहा है जो ऊपर करवा दिए थे, 1-2 क्वेश्चन है ऐसा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग भीम पलासी का संवादी स्वर क्या है? तो सांडज जो है वो राग भीम पलासी का संवादी स्वर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ध्रुपद गायन में किस प्रकार के तालवाद का प्रयोग होता है? तो ध्रुपद गायन में पखवाज का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ध्रुपद गायन में किस प्रकार के तालवाद का प्रयोग होता है? तो पखवाज का प्रयोग होता है ध्रुपद गायन में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भैरव राग की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है? तो भैरव राग की जो उत्पत्ति है वो भैरव राग से ही हुई है, भैरव ठाट से हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भैरव राग की जो उत्पत्ति है वो भैरव ठाट से ही हुई है। अगला क्वेश्चन है, राग केदार की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है? तो राग केदार की जो उत्पत्ति है वो कल्याण ठाट से हुई है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राग केदार की उत्पत्ति जो है वो कल्याण ठाट से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बच्चा मिश्र क्या बजाते थे? तो पंडित बच्चा मिश्र जो थे वो जल तरंग बजाते थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल तरंग बजाते थे पंडित बच्चा मिश्र। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अमीर खुसरो क्यों जाने जाते हैं? तो अमीर खुसरो किस लिए जाने जाते हैं? तो कंठ संगीत के लिए अमीर खुसरो जो है वो जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विलायत खां क्या बजाते थे? विलायत खां जो थे वो सितार वादन करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलायत खां क्या बजाते थे? तो सितार बजाते थे। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पन्नालाल घोष क्या बजाते थे? तो पन्नालाल घोष जो थे वो बांसुरी वादन करते थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गुरुदेव श्री टी.एन. पटनायक क्यों जाने जाते हैं? तो गुरुदेव श्री टी.एन. पटनायक जो है वायलिन वादन के लिए, यानी कि वायलिन बजाने के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झपताल में कितनी मात्राओं का होता है? झपताल जो होता है कितनी मात्राओं का होता है? तो झपताल जो होता है ये 10 मात्राओं का होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा कि सूलताल कितनी मात्राओं का होता है? अभी हम लोग देखें झपताल 10 मात्राओं का होता है, लेकिन सूलताल कितनी मात्राओं का होता है? तो सूलताल भी 10 मात्राओं का ही होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूपक ताल में किस किस मात्राओं पर ताली होती है? तो रूपक ताल में पहली, चौथी और छठी मात्राओं पर ताली होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रूपक ताल में पहली, चौथी और छठी मात्रा पर ताली होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो एक ताल जो है उसमें कितने विभाग होते हैं? तो 6 विभाग होते हैं एक ताल में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि त्रिताल में कितने विभाग होते हैं? तो त्रिताल जो होता है उसमें विभाग कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। त्रिताल में 4 विभाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चौताल में कितने विभाग होते हैं? तो चौताल में 6 विभाग होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चौताल जो होता है उसमें 6 विभाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, झपताल में कितने विभाग होते हैं? तो झपताल में 4 विभाग होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। झपताल में कितने विभाग होते हैं? तो झपताल में 4 विभाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, धमार ताल में कितने विभाग होते हैं? विभाग वाला क्वेश्चन सब है, तो याद रखिएगा सबको कि किस में कितना विभाग होता है। तो धमार ताल में कितने विभाग होते हैं? और धमार ताल में जो है 4 विभाग होते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि सूल ताल में कितने विभाग होते हैं? तो सूल ताल में 5 विभाग होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जितना विभाग वाला क्वेश्चन है सबको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में से देखने को मिलेगा कि विभाग वाला में से। अगला क्वेश्चन है, तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राओं को होता है? तो तिलवाड़ा ताल जो होता है ये 16 मात्राओं को होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धमार ताल में खाली का प्रयोग किस मात्रा पर होता है? और धमार ताल में जो खाली का प्रयोग होता है वो 8वीं मात्राओं पर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक ताल में कुल कितनी तालियां होती है? तो एक ताल में कुल जो ताली है वो 4 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा एक ताल में कुल ताली होती है 4। अगला क्वेश्चन है हमारा कि झपताल में कितनी तालियों का होता है? तो झपताल जो होता है वो 3 तालियों का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिताल में कुल कितनी खाली होती है? तो त्रिताल में कुल 1 खाली होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि चौताल में कुल कितनी तालियां होती है, तो चौताल जो होता है उसमें कुल तालियां कितनी होती है, तो 4 होती है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस रचना में राग का पूरा लक्षण वर्णित हो वह क्या है, जिस रचना में राग का पूरा लक्षण वर्णित हो वो होता है लक्षण गीत, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रविंद्र संगीत नाम की शैली के जन्मदाता है, रविंद्र संगीत नाम की शैली के जन्मदाता कौन है, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जो है रविंद्र संगीत नाम शैली के जन्मदाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस घराने में ध्रुपद गायन गाया जाता है, किस घराने में ध्रुपद गायन गाया जाता है, तो आगरा घराने में ध्रुपद गायन को गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गुलाब नबी शेरी ने किस गायन शैली को जन्म दिया था, तो गुलाब नबी शेरी ने टप्पा को जन्म दिया था, यानी इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में एक से देख लेते हैं। गुलाब नबी शेरी ने टप्पा को जन्म दिया था, यहाँ पर ऑप्शन में डी दिया हुआ है टप्पा को, ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि जिस गीत में 3 अंग हो वह क्या होता है, जिस गीत में 3 अंग हो वह होता है त्रिवट, यानी कि ऑप्शन में हो जाएगा इसका त्रिवट, ऑप्शन में ए हो जाएगा, जिस गीत में 3 अंग हो वो होता है त्रिवट। अगला क्वेश्चन है मीट के कितने प्रकार होते हैं, तो मीट जो होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार के मीट होते हैं, यानी कि ऑप्शन में ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सारे गामा आदि का संक्षिप्त रूप है, सारे गामा किसका संक्षिप्त रूप है, तो सारे गामा जो है सरगम का संक्षिप्त रूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि जम जमा या खटका किसके द्वारा दर्शाया जाता है, जम जमा या खटका जो होता है ये किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो सा के द्वारा दर्शाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा गीत से जुड़ा हुआ सरगम है, गीत से जुड़ा हुआ सरगम कौन सा है, तो गत जो है गीत से जुड़ा हुआ सरगम है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी टुकड़े को 3 बार बजाकर सम पर आना क्या होता है, किसी टुकड़े को 3 बार बजाकर सम पर आना जो होता है वो होता है तिहाई, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि सभी रागों की उत्पत्ति कितने ठाठों से मान्य है, सभी रागों की जो उत्पत्ति है वो कितने ठाठों से मान्य है, तो 10 ठाठों से मान्य है सभी रागों की उत्पत्ति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वरों के कंपन के साथ की जाने वाली प्रस्तुति है तो कौन सी है, तो इसका हो जाएगा ताल लय, अच्छा गमक, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। स्वरों के कंपन के साथ की जाने वाली जो प्रस्तुति है वो गमक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में गमक कितने प्रकार के होते थे, तो प्राचीन काल में जो गमक होते थे वो 15 प्रकार के होते थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नमित क्या है, तो नमित जो होता है ये होता है गमक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नमित जो होता है गमक होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पद रचनाओं से संबंधित विभिन्न खंड है, तो पद रचनाओं से संबंधित विभिन्न खंड जो है वो मातु है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंचल प्रकृति की गायन शैली कौन सी है, 4 ऑप्शन में सबको बताना है कि चंचल प्रकृति की गायन शैली कौन सी है, तो ठुमरी जो है चंचल प्रकृति की गायन शैली है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चतुर्दंड प्रकाशिका की रचना कब की गई थी, तो चतुर्दंड प्रकाशिका की जो रचना है वो की गई थी 1660 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि चतुर्दंड प्रकाशिका किनकी लिखी हुई पुस्तक है, तो चतुर्दंड प्रकाशिका जो है पंडित वेंकट मखी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है चतुर्दंड प्रकाशिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंडित वेंकट मखी के द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक का नाम था चतुर्दंड प्रकाशिका। अगला क्वेश्चन है पंडित हरिदास स्वामी कौन थे, तो पंडित हरिदास स्वामी जो थे ये गायक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि एक ताल कितनी मात्राओं को होता है, तो एक ताल जो होता है ये होता है 12 मात्राओं का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिताल कितनी मात्राओं का होता है, त्रिताल जो होता है ये होता है 16 मात्राओं का, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग अलैया बिलावल का वादी स्वर क्या है, तो राग अलैया बिलावल जो इसका वादी स्वर जो होता है वो गौ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग अलैया बिलावल का समवादी स्वर क्या होता है, राग अलैया बिलावल जो होता है उसका संवादी स्वर क्या होता है, तो गौ जो होता है वो राग अलैया बिलावल का संवादी स्वर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग देश का संवादी स्वर क्या होता है, तो राग देश का संवादी स्वर रे होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग देश का संवादी स्वर क्या होता है, तो राग देश जो है इसका संवादी स्वर जो है वो प होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग केदार का वादी स्वर क्या है, तो राग केदार जो है इसका वादी स्वर जो है ये म होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग भीम पलासी का संवादी स्वर क्या होता है, तो राग भीम पलासी जो है उसका संवादी स्वर जो है वो सा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग भीम पलासी का वादी स्वर क्या होता है, तो राग भीम पलास का जो वादी स्वर है वो म होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि राग केदार का संवादी स्वर क्या होता है, राग केदार का संवादी स्वर सा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राग भीम पलास की जाति क्या है, राग भीम पलासी जो इसकी जाति क्या होती है, तो औंडम संपूर्ण जाति होती है राग भीम पलासी की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सांडव संपूर्ण में कितने स्वर लगते हैं, सांडव संपूर्ण में कितने स्वर लगते हैं, तो 13 स्वर लगते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग कमोद का वादी स्वर क्या है, तो राग कमोद जो है इसका वादी स्वर प होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि राग बिहाग की जाति क्या होती है। राग बिहाग की जो जाति है ये औंडव संपूर्ण जाति का होता है। राग बिहाग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जितना क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, चाहे आप लोग किसी भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से और लास्ट तक जरूर देखिएगा, समझ गए ना, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राग हमीर की जाति है। तो राग हमीर की कौन सी जाति है। तो वर्ग संपूर्ण जाति है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राग हमीर की जो जाति है वो वर्ग संपूर्ण जाति है। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि राग भैरव की जाति है। राग भैरव किस जाति है। तो राग भैरव की जाति है संपूर्ण संपूर्ण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संपूर्ण संपूर्ण राग भैरव की जाति है। सूल ताल कितनी खालियों का होता है। सूल ताल ये जो होता है ये 2 खालियों का होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि चौताल कितनी मात्राओं का होता है। चौताल जो होता है ये 12 मात्राओं का होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झुमरा ताल कितनी मात्राओं का होता है। तो झुमरा ताल जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 14 मात्राओं का होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दीपचंदी ताल कितनी मात्राओं का होता है। दीपचंदी ताल जो है वो कितनी मात्राओं का होता है। तो दीपचंदी ताल 14 मात्राओं का होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग बिहाग का गायन समय क्या है, यानी कि राग बिहाग को कब जो है गाया जाता है। तो रात्रि के प्रथम पहर में, यानी कि रात्रि के पहले पहर में राग बिहाग का गाने का समय है। अगला क्वेश्चन है बिहाग के गाने का उचित समय क्या है। तो बिहाग के गाने का उचित समय रात्रि के प्रथम पहर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन था कि राग बिहाग को, अब यहाँ पर बिहाग का गाने का समय, दोनों का सेम ही होगा, रात्रि का प्रथम पहर। अगला क्वेश्चन है राग देश का गाने का समय क्या है। राग देश जो है इसका गाने का समय क्या है। तो राग देश का गाने का समय रात्रि का दूसरा पहर। पहला पहर जो है वो राग बिहाग का गाने का समय और राग देश का गाने का समय रात्रि का दूसरा पहर। अगला क्वेश्चन है राग यमन किस ठाट से उत्पन्न है। तो राग यमन जो है कल्याण ठाट से उत्पन्न है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राग कब यमन जो है कल्याण ठाट से उत्पन्न होता है। राग बिहाग किस ठाट से उत्पन्न होता है। तो राग बिहाग जो है बिलावल ठाट से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राग भीम पलासी का गायन समय क्या है, यानी कि राग भीम पलासी को कब गाया जाता है। तो दिन के चौथे पहर में राग भीम पलासी का गाने का समय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग भैरव किस ठाट से उत्पन्न है। तो राग भैरव जो है भैरव ठाट से उत्पन्न है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा कि राग भैरव किस ठाट से उत्पन्न होता है। तो भैरव ठाट से। अगला क्वेश्चन है अलैया बिलावल किस ठाट से उत्पन्न राग है। तो अलैया बिलावल जो है ये बिलावल ठाट से उत्पन्न राग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अलैया बिलावल जो है ये बिलावल ठाट से ही उत्पन्न राग है। अगला क्वेश्चन है राग देश किस ठाट से उत्पन्न होता है। तो राग देश जो है खमाज ठाट से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राग भीम पलासी किस ठाट से उत्पन्न है। राग भीम पलासी जो वो किस ठाट से उत्पन्न होता है। तो काफी ठाट से उत्पन्न होता है राग भीम पलासी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग बागेश्वरी किस ठाट से उत्पन्न राग है। राग बागेश्वरी जो है काफी ठाट से उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग बिहाग का वादी स्वर कौन सा होता है। तो गौ जो होता है ये राग बिहाग का वादी स्वर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग बिहाग का संवादी स्वर क्या होता है। तो राग बिहाग का संवादी स्वर जो है वो गौ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग कल्याण या फिर यमन का वादी स्वर क्या होता है। तो राग कल्याण या फिर राग यमन जो होता है इसका क्या है वादी स्वर। अच्छा राग कल्याण, अच्छा इसका यमन का वादी स्वर न पूछा है तो गौ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राग कल्याण या यमन का जो वादी स्वर होता है वो गौ होता है। अगला क्वेश्चन है राग यमन का संवादी स्वर। ऊपर क्या था हम लोग देखे थे, कंफ्यूज नहीं होना है। राग यमन का ना ऊपर में क्या था कि वादी स्वर बताना था। तो गौ जो होता है ना वो राग यमन का वादी स्वर होता है और राग यमन के यहाँ पर पूछ रहा है संवादी स्वर। तो नी जो होता है यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है ये हो जाता है राग यमन का संवादी स्वर। राग यमन का वादी स्वर गौ और संवादी स्वर नी होता है। अगला क्वेश्चन है तानसेन का विवाह किससे हुआ था। तो तानसेन का जो विवाह वो हुसैनी से हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हुसैनी से तानसेन का विवाह हुआ था। अगला क्वेश्चन है ध्रुपद को किस घराने का गायन कहा जाता है। तो ध्रुपद को आगरा घराने का गायन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फैयाज खां विशेष रूप से क्या गाते थे। तो फैयाज खां विशेष रूप से ध्रुपद गायन करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन पंडित ओमकारनाथ ठाकुर मुख्य रूप से क्या थे। तो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जो थे मुख्य रूप से ख्याल गायक थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ख्याल गायक थे पंडित ओमकारनाथ ठाकुर। अगला क्वेश्चन है पन्नालाल घोष क्या बजाते थे। तो पन्नालाल घोष जो थे बांसुरी वादन करते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस्ताद विलायत खां क्या बजाते थे। उस्ताद विलायत खां जो थे वो सितार वादन करते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन टी.एम. पटनायक क्या बजाते थे। तो टी.एम. पटनायक जो थे ये वायलिन बजाते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे ताकि आप लोग का जो समय है वो बचे और वीडियो शॉर्ट हो, और इससे पहले आप लोग को डिटेल में अच्छे तरीके से समझा चुके हैं। इसमें से एक तरह से आप लोग का रिवीजन के तौर पर बता रहे, समझ गए, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे। पिछले वीडियो में आप लोग को अस्थिर से आराम से एक
एक वीडियो में सिर्फ 35 ही क्वेश्चन बताते थे और अच्छे से समझाते हुए चलते थे, लेकिन इस वीडियो में आप लोग को 200 क्वेश्चन बता रहे हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आराम से बताएंगे और एकदम समझाते हुए चलेंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑलरेडी समझा चुके हैं। उसके बाद जो शॉर्ट वीडियो था जिसमें कि आप लोग को 35 ही क्वेश्चन बताए थे, उसमें आराम से अस्थिर से समझा भी चुके हैं। इसमें एक तरह से रिविजन करते हुए चल रहे हैं जल्दी में, समझ गए, ताकि वीडियो शॉर्ट हो और आप लोग जल्दी से जल्दी देख सकें, क्योंकि आपका एग्जाम का जो टाइम है बहुत ही कम बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उस्ताद अलाउद्दीन खां को क्यों जाना जाता है। उस्ताद अलाउद्दीन खां जो इनको सरोद वादन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उस्ताद अलाउद्दीन खां जो इनको सरोद वादन के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पंडित बच्चा मिश्र क्या बजाते थे। तो पंडित बच्चा मिश्र जो थे वो जल तरंग बजाते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तानपुरे में कितने तार होते हैं। तो तानपुरे में 4 तार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संगीत का संधि विच्छेद क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि संगीत का परीक्षा दीजिएगा और संगीत का संधि विच्छेद ही नहीं पता हो तो संगीत का संधि विच्छेद होता है समजोड़ गीत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समजोड़ गीत संगीत का संधि विच्छेद होता है। संगीत का संबंध किस वेद से है। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो चारों वेद में से संगीत का संबंध किससे है। तो सामवेद से संगीत का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सामवेद से संगीत का संबंध है। अगला क्वेश्चन हमारा कि श्रुति किसे कहते हैं। तो श्रुति जो है जो सुना जाए उसे हम श्रुति कहते हैं, जो सुना जाएगा उसे हम क्या कहेंगे। तो श्रुति कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग विभाग का गाने का समय क्या है। इनके राग विभाग का गायन समय क्या है। तो रात्रि का दूसरा पर राग विभाग का गायन समय है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलैया बिलावल की जाति क्या है। अलैया बिलावल की जाति क्या है। तो शांडव संपूर्ण जाति है। अलैया बिलावल की जो जाति है वो शांडव संपूर्ण जाति है। अगला क्वेश्चन है राग देश की जाति क्या है। राग देश जो इसकी जाति क्या है। तो औंडव संपूर्ण जाति है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राग देश की जो जाति है वो औंडव संपूर्ण जाति है। अगला क्वेश्चन है राग बागेश्वरी की जाति क्या है। तो औंडम संपूर्ण जाति है राग बागेश्वरी की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। औंडम संपूर्ण जाति है राग बागेश्वरी की। अगला क्वेश्चन है सांडव शांडव स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो 6 स्वर समूह लगते हैं सांडव शांडव स्वर समूह में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि औंडव संपूर्ण स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से पढ़िएगा और अच्छे से उत्तर बताइएगा। औंडव संपूर्ण स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं। तो 6 स्वर समूह लगते हैं, इसमें भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऊपर क्या क्वेश्चन था कि सांडव स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं, तो उसमें भी कितने लगते हैं, सॉरी उसमें भी 6 लगते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन दिखा देते 1 मिनट। सांडव स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं, तो इसमें भी 6 ही लगते हैं, समझ गए ना। और उसके बाद क्वेश्चन है हमारा कि औंडव संपूर्ण स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं, तो इसमें भी कितने लगते हैं, तो 6 ही लगते हैं, यानी ऑप्शन नंबर भी इसका हो जाएगा ए। और उसका ऑप्शन नंबर बी था लेकिन उसमें भी 6 ही था, ठीक है ना, याद रखिएगा, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट होते हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत में 10 ठाट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तानी संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं। ऊपर देखे थे ठाट तो 10 होते हैं, स्वर कितने होते हैं, तो स्वर 12 होते हैं। कई बच्चे कहेंगे स्वर तो 7 ही होते हैं, तो स्वर 7 होते हैं, लेकिन चल और अचल मिलाकर के हिंदुस्तानी संगीत में स्वर जो होते हैं वो 12 होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग केदार की जाति क्या है। राग केदार जो है किस जाति का है, तो औंडव शांडव जाति का है राग केदार, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सांडव जाति के रागों में कुल कितने स्वर लगते हैं। तो सांडव जाति के रागों में कुल स्वर लगते हैं 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संपूर्ण जाति के रागों में कुल कितने स्वर लगते हैं। तो संपूर्ण जाति के कुल स्वरों में 7 लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संपूर्ण जाति के रागों में कुल स्वर जो है वो 7 लगते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग विभाग की प्रकृति कैसी है। राग बिहार की जो प्रकृति, बिहार नहीं विभाग, राग विभाग की जो प्रकृति है वो कैसी है, तो करुण प्रकृति का राग है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करुण प्रकृति का राग है राग विभाग। अगला क्वेश्चन है राग कल्याण की प्रकृति कैसी है। राग कल्याण जो उसकी प्रकृति कैसी है, तो शांत प्रकृति है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राग कल्याण जो है वो शांत प्रकृति का राग है। अगला क्वेश्चन है राग भैरव की प्रकृति कैसी है। तो राग भैरव की प्रकृति जो वो गंभीर प्रकृति का राग है राग भैरव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंभीर। अगला क्वेश्चन है राग भीम पलासी की प्रकृति का राग है। तो राग भीम पलासी जो वो गंभीर प्रकृति का राग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा कि अमीर खुसरो क्यों जाने जाते हैं। तो अमीर खुसरो संगीत के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तो 1253 ईस्वी में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेह तारा नाम किनका दिया हुआ है। तो सेह तारा नाम जो है ये अमीर खुसरो का ही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तानसेन का जन्म कब हुआ था। तो तानसेन का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन के बचपन का नाम था। तो तानसेन का बचपन का नाम था तन्नामिश, और जैसे ये बड़े हुए तो इनका नाम क्या हो गया, तो इनका नाम तानसेन हो गया।
और ये अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक हो गए थे। अगला क्वेश्चन है तानसेन के गुरु कौन थे? तो स्वामी हरिदास जो थे वो तानसेन के गुरु थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संगीत में मूल स्वर कितने होते हैं? तो संगीत में मूल स्वर जो होते हैं वो 7 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से मार्जनी क्या है? तो श्रुति जो है उसी को हम लोग मार्जनी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सप्तक कितने हैं? सप्तक जो है वो 2 है, 3 है, 4 है या 5 है? तो सप्तक जो है वो कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो सप्तक में 7 स्वर होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। सप्तक में 7 स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग उत्पन्न करने में सक्षम स्वर समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो हम लोग ठाठ उसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राग उत्पन्न करने में जो सक्षम स्वर समूह होता है उसे हम लोग ठाठ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ठाठ में कितने स्वरों का होना अनिवार्य है? तो ठाठ में जो है वो इनमें से कोई, इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ठाठ में इसका नहीं, इसका ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग में प्रयुक्त होने वाला स्वर में प्रधानता स्तर क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? तो वादी स्वर कहलाता है। राग में प्रयुक्त होने वाला स्वर में प्रधान स्तर, यानी कि ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा, वादी स्वर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग के उपमुख स्वर को क्या कहा जाता है? तो राग के उपमुख स्वर को क्या कहा जाता है? तो संवादी स्वर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वादी और संवादी दोनों को देख लीजिए। राग में प्रयुक्त होने वाले स्वर में जो प्रधानता स्तर आता है उसी को हम लोग कहते हैं वादी स्वर, और राग के उपमुख स्वर को क्या कहा जाता है? तो संवादी स्वर कहा जाता है, ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। जिस स्वर के लगने से राग नष्ट और भ्रष्ट हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जिस स्वर के लगने से राग जो होता है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है उसे हम लोग वर्ज्य स्वर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस समय करा रहे थे म्यूजिक का उस समय आप लोग को ये क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुके हैं कि वर्ज्य स्वर किसे कहते हैं? तो जिस स्वर के लगने से राग नष्ट भ्रष्ट हो जाए उसे ही हम लोग वर्ज्य स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जिस स्वर समुदाय से राग की पहचान होती है वह क्या होता है? तो जिस स्वर समुदाय से राग की पहचान होती है वो आलाप होता है। यहाँ पर जिस स्वर समुदाय से राग की पहचान होती है तो वो क्या होता है? वो पकड़ होता है। आलाप कहते हैं जी किसी राग को, स्वर के विस्तार को, समझ गए ना, पकड़ कहते हैं। जिस स्वर के समुदाय से राग की पहचान होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो पकड़ कहते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन में डी हो जाएगा। जिस क्वेश्चन था हमारा कि जिस स्वर समुदाय से राग की पहचान होती है उसे क्या कहते हैं? तो पकड़ कहते हैं। और इसमें क्वेश्चन है कि जिस राग में, किसी राग में किया जाने वाला स्वर विस्तार जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आलाप कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाए। किसी राग में किए जाने वाला जो स्वर विस्तार होता है उसे हम लोग आलाप कहते हैं। तान कितने प्रकार का होता है? तो तान जो होता है ये 8 प्रकार का होता है, ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? तो अगला क्वेश्चन है ख्याल कितने प्रकार का होता है? तो ख्याल जो होता है ये 2 ही प्रकार का होता है, ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत की रचना प्रथम को कहते हैं, गीत की रचना प्रथम को हम लोग क्या कहते हैं? तो अस्थाई कहते हैं, ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। गीत की रचना प्रथम को हम लोग अस्थाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा गीत की रचना प्रथम को कहते हैं, तो पहले देख लें अस्थाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 स्वरों का होना किसमें आवश्यक होता है? तो 7 स्वरों का होना ठाठ में आवश्यक होता है, यानी कि ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। ठाठ में 7 स्वरों का होना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है पंडित विष्णुनारायण भातखंडे का जन्म कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1860 में पंडित विष्णुनारायण भातखंडे का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग काफी का ठाठ क्या है? तो राग काफी का ठाठ क्या होता है? तो काफी ठाठ ही होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राग काफी का ठाठ जो है काफी ठाठ ही होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विकृत स्वर कितने होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विकृत स्वर जो होते हैं वो 5 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की मुख्य संगीत पद्धतियां कितनी है? तो भारत की जो मुख्य संगीत पद्धतियां वो 2 ही है, यानी कि ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। और आप लोग के लिए पीडीएफ के लिए बारे में ऑलरेडी बताई दी कि पीडीएफ किस तरह से लेना है। हर एक सब्जेक्ट का आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। इस पीडीएफ का प्राइस सिर्फ 25 रुपये, ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा, इस पीडीएफ को अफोर्ड कर सकेगा। इसीलिए इस पीडीएफ का जो दाम है यानी कि प्राइस है वो 25 रुपये रखेंगे, ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकेगा, समझ गए। और लेना किस तरह से वो आप लोग को ऑलरेडी बताई दिए। इस नंबर पर आप लोग को फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं, 7903820891। जैसे ये नंबर डालिएगा नाम आ जाएगा गौतम कुमार, उस पर आप लोग 25 रुपये डाल करके सेम इसी नंबर पर आप लोग को व्हाट्सएप भी है, उस पर आप लोग को वो स्क्रीनशॉट भेज देना है और आप लोग को अपना सब्जेक्ट बता देना और आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा वो भी बताई दिए। पीडीएफ में आप लोग को सब कुछ मिलेगा, जैसे कि आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा और सब्जेक्टिव मिलेगा और चैप्टर वाइज मिलेगा। हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज ऐड कर दे, ताकि अगर इस पीडीएफ को आप लोग पढ़ लेते हैं तो इसी पीडीएफ से आपके एग्जाम जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी के सभी क्वेश्चन इसी पीडीएफ को पढ़ने से बन जाएगा, समझ गए ना। 99% क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे वो इस पीडीएफ से ही रहेंगे। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले लीजिएगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले चुके हैं, आप भी ले सकते हैं, समझ गए। तो आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।